हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मींस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है परनोड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस करणवीर सिंह। अब इस केस के जो पेटिशनर है रिकार्ड, वो बहुत ही जाने माने विस्की ब्रांड्स के ओनर हैं, ब्लेंडर्स प्राइड, इंपीरियल ब्लू, सीग्राम्स, राइट। और इनका एलिगेशन था कि मध्य प्रदेश में एक कंपनी है जिसने लंदन प्राइड नाम से एक विस्की लॉन्च की है, वो उनकी विस्की से काफी सिमिलर है, डिसेप्टिवली सिमिलर है। लंदन प्राइड और ब्लेंडर्स प्राइड एक ही जैसे नाम लगते हैं। लंदन प्राइड की जो बॉटल है, पैकेजिंग है, वो कहीं ना कहीं उनकी इंपीरियल ब्लू और सीग्राम से मिलती जुलती है। एंड इट माइट कॉज कंफ्यूजन अमंग द कस्टमर्स। उन्हें लगेगा कि एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है, बल्कि वो नहीं है। तो एक डिसेप्टिव सिमिलैरिटी की वजह से ये कंफ्यूजन जो है, ये मुझे बहुत बड़े नुकसान में डाल सकता है। ठीक है, डिसेप्टिव सिमिलैरिटी होती क्या है? देखो, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, है ना, और लेकिन उनका जो नाम है, बोलने में, सुनने में, देखने में प्रोडक्ट्स एक जैसे लग रहे हैं। नॉट एक जैसे लग रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है जैसे वो एक ही कंपनी बना रही है, और कंज्यूमर्स को लग रहा है कि दो अलग अलग प्रोडक्ट है लेकिन एक ही कंपनी से बन के आ रहे हैं, एक ही मैन्युफैक्चरर उन्हें बना रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल ब्रांड होता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट जो होता है, उसको प्रेजुडिस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से डेयरी मिल्क एक चॉकलेट मार्केट में है, बड़ी पॉपुलर है ना। दूसरी आती है डेयरी सिल्क। अब लेट्स से कि वो कलर स्कीम और फॉन्ट और ये नाम एक जैसे रख के, मतलब डेयरी मिल्क और डेयरी सिल्क एक जैसे नाम तो नहीं है, बट सिमिलैरिटी तो है। उसी पर्पल रैपर में, उसी गोल गोल फॉन्ट के साथ वो डेयरी सिल्क नाम की चॉकलेट को बेचने लगता है। क्या एक आम आदमी ये नहीं समझेगा कि डेयरी सिल्क को बनाने वाली भी कैडबरी ही होगी, और क्योंकि वो कैडबरी की चॉकलेट है तो हो सकता है वो डेयरी सिल्क खरीदना शुरू कर दे। अब इससे डेयरी मिल्क को नुकसान पहुंचेगा, है ना, कैडबरी को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो चॉकलेट जो है वो एक्चुअली उनकी कंपनी की नहीं है। तो एक ब्रांड की ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड इमेज जो है, जो गुडविल, जो लॉयल्टी और जो मेहनत से उन्होंने अपना इमेज क्रिएट किया है, लोगों के बीच में अपना एक लॉयल कंज्यूमर बेस बनाया है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगा कि मेहनत मैंने इतनी की अपना नाम बनाने में, अपना नाम कमाने में, और उस नाम को यूज करके तुम अपना प्रोडक्ट बेचो, ये गलत है ना। अब ये डेयरी सिल्क इसलिए नहीं बिक रही क्योंकि डेयरी सिल्क बड़ी अच्छी चॉकलेट, डेयरी सिल्क इसलिए बिक रही है क्योंकि डेयरी मिल्क बहुत पॉपुलर चॉकलेट है। इसे डिसेप्टिव सिमिलैरिटी कहते हैं। दिस इज व्हाट इज डिसेप्टिव सिमिलैरिटी। अब जब दो प्रोडक्ट्स में इस तरह की डिसेप्टिव सिमिलैरिटी होती है, तो कोर्ट्स क्या है, दूसरे प्रोडक्ट्स को जो नया आया है उसको रोक देते हैं कि आप नाम बदलिए, ठीक है, या फिर इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट कर दिया जा सकता है अंटिल दिस केस इज फर्दर सॉल्व्ड। उसको प्रॉपरली एग्जामिन करेंगे कि भाई वाकई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। अब इस केस में जो रिकॉर्ड थे वो इंटरिम इंजंक्शन ही मांग रहे थे कि आप इनको रोक दो, ये लंदन प्राइड के नाम से विस्की ना बेचें, ठीक है। सो फर्स्ट ही वेंट टू कमर्शियल कोर्ट इंदौर, जहां पे कोर्ट ने कहा कि डिसेप्टिव सिमिलैरिटी नहीं है और रिफ्यूज कर दिया इनको रिलीफ। फिर ये हाई कोर्ट गए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी जो कमर्शियल कोर्ट था उसकी फाइंडिंग्स पे अग्री किया और रिफ्यूज कर दिया किसी भी तरह का इंजंक्शन। अब बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट में। सो द मैटर वाज फाइनली फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट को एग्जामिन करना था कि वाकई डिसेप्टिव सिमिलैरिटी है जिसके बेसिस पर इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है, लंदन प्राइड को लंदन प्राइड के नाम से विस्की बेचने से रोका जा सकता है। दिस वाज द इंटायर इशू, ठीक है। सो द स्पेसिफिक इशू इज कि भाई इंटरिम इंजंक्शन ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के केसेस में कब ग्रांट किया जाता है। अगर डिसेप्टिव सिमिलैरिटी है तो डिसेप्टिव सिमिलैरिटी को आप कैसे समझेंगे, हाउ वुड यू एनालाइज इट, एंड व्हाट वुड बी द केसेस जहां पे इस तरह का इंजंक्शन या इसी तरह की कोई रिलीफ टेम्पररी और परमानेंट ग्रांट की जा सके। दिस इज व्हाट द केस स्टडीड, और इसलिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस थे उन पे आ जाते हैं। सेक्शन 17 ऑफ कॉम्पोजिट मार्क रूल, जो कि कहता है कि राइट अगर जो मिलता है वो पूरे रजिस्टर्ड मार्क पे मिलता है ना, अलग अलग टुकड़ों पे नहीं मिलता। जैसे लेट्स से एक्स, सॉरी, प्राइड ऑफ काउस, इट्स अ मिल्क कंपनी, ठीक है। प्राइड ऑफ काउस
सेक्शन 17 के हिसाब से जो रजिस्ट्रेशन या जो लाइसेंस मिलेगा, जो ट्रेडमार्क मिलेगा, वो इस पूरे वर्ड पे मिलेगा, इस पूरे टाइटल पे मिलेगा, अलग से प्राइड पे, फिर ऑफ पे और फिर काउस पे नहीं मिलेगा। टुकड़ों में रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता है। सो राइट्स आर ऑन दी होल रजिस्टर्ड मार्क, नॉट ऑन अ वर्ड विच माइट बी कॉमन, जैसे कि यहाँ पे प्राइड कॉमन है। अब क्योंकि प्राइड जो है वो कॉमन वर्ड है, मतलब लिकोर इंडस्ट्री में प्राइड सिर्फ एक ब्लेंडर्स प्राइड में नहीं है, इट इज अमंग मल्टीपल ब्रांड्स। ठीक है, मल्टीपल ब्रांड्स है जो इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज कर रही हैं। तो इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड इन द इंटायर लिकोर इंडस्ट्री, और रिकार्ड जो है वो इस वर्ड को मोनोपोलाइज नहीं कर सकता, वो एक सोल अथॉरिटी नहीं क्लेम कर सकता एक कॉमन नाम पे। अब दूसरा जो पॉइंट था वो कंज्यूमर बेस का एनालिसिस था। ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर लड़ाई शुरू की गई है वो प्रीमियम विस्कीज हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर प्रीमियम विस्कीज, जिनको खरीदने वाला एक बहुत ही डिसर्निंग कंज्यूमर क्लास होता है। मतलब दे हैव देयर प्रेफरेंसेस, दे हैव देयर टेस्ट एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली दे आर बाइंग। और वो पर्टिकुलैरिटी जो है वो इस कंफ्यूजन को नहीं होने देगी। अब अ पर्सन इज क्वाइट स्पेसिफिक इन चूजिंग हिज अल्कोहल, चाहे वो स्पिरिट हो चाहे वाइन, वो समझते हैं, लोग टेस्ट से भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या है, उन्हें क्या पसंद है, राइट, बेस्ड ऑन व्हाट दे लाइक, व्हाट इज देयर मूड, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन चूजिंग कि भाई हमें तो वही पसंद है, हमें तो एक ऐसा क्लाइंट बेस जहाँ पे कंज्यूमर ऑलरेडी काफी पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, पिकी है, वो कंज्यूमर कंफ्यूज कैसे हो सकता है? ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ जेनेरिक अल्कोहल जो कि ऐसे ही कहीं पे मिल जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीमियम विस्की ब्रांड्स जहाँ पे लोग समझते हैं कि वो क्या खरीद रहे हैं, और वो खरीदने से पहले सोचते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, हर चीज देखते हैं और फिर खरीदते हैं। तो इस तरह के कंज्यूमर जो होते हैं दे आर क्वाइट कॉशियस बिफोर बाइंग अल्कोहल, और इसीलिए ये जो कंफ्यूजन है जिसको तुम एलेज कर रहे हो, जिसको तुम एंटिसिपेट कर रहे हो, उसका होना बहुत मुश्किल है। दिस वाज द सेकंड पॉइंट दैट दिस कोर्ट डिस्कस्ड। अब आती है हाइब्रिड प्लीडिंग्स। हाइब्रिड प्लीडिंग्स में कोर्ट ने ये कहा कि आप एक ही वक्त अलग अलग ट्रेडमार्क्स के टुकड़े जोड़कर अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने की जो कोशिश करें वो नहीं कर सकते। सिंपल भाषा में रिकार्ड ने तीन अलग अलग ब्रांड्स थे। एक ब्लेंडर स्प्राइट था, एक इंपीरियल ब्लू था और एक सीग्राम था। इन्होंने कोर्ट में कहा कि लंदन प्राइड का जो नाम है वो ब्लेंडर स्प्राइट से मिलता है, उनका जो पैकेजिंग, कलर स्कीम वगैरह जो है वो इंपीरियल ब्लू जैसा दिखता है, और बॉटल की जो शेप है वो सीग्राम जैसी दिखती है। मतलब तो उन्होंने तीन अलग अलग ब्रांड्स के बेस्ट मैचिंग पार्ट्स को जोड़ के कहा कि इस पूरी बॉटल को हटा दो, ये मेरे तीनों ब्रांड्स को कंफ्यूज कर देंगे। मतलब पीपल वुड थिंक कि ये सीग्राम तो नहीं है, ये इंपीरियल ब्लू तो नहीं है, ये ब्लेंडर स्प्राइट तो नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि ये दिस इज नॉट हाउ यू प्रेजेंट अ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट allegation, right? So there can only be one deception, one infringement at a time. You cannot club the claims so as to make the case strong. It doesn't work like that. तो ये पूरी तरह से कोर्ट ने डिसअलाउ कर दिया कि ट्रेडमार्क लॉ में हर मार्क का अपना एक अलग सेपरेट स्टैंडिंग होता है। अगर आपको लंदन प्राइड पे केस करना है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ब्लेंडर स्प्राइट से वो मिलता जुलता है, या फिर वो इंपीरियल ब्लू से मिलता है, या फिर वो सीग्राम से मिलता है, तीनों से ही मिलता है। टुकड़ों को जोड़ के एक मैशअप बना के आप ये नहीं कह सकते कि इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो मेरे ब्रांड को प्रेजुडिस कर सकता है, मेरे जो मेरा टर्नओवर है, जो मेरा रेवेन्यू है, उसको अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो दिस वाज कंप्लीटली डिसअलाउड, नेगेटेड। अब एक प्रीसिडेंट, पुराना प्रीसिडेंट है जिसे यूज किया गया था, और वो प्रीसिडेंट इट वाज अ केस एक्चुअली, नॉट मोर लाइक अ केस, इट वाज एन एक्चुअल केस जहाँ पे रिकार्ड एक केस हार गया था। ही चैलेंज द रॉयल चैलेंजर अमेरिकन प्राइड, इस ब्रांड को भी सू किया था उसने, ये कहते हुए कि ब्लेंडर स्प्राइट से मिलता जुलता है, और कोर्ट ने इसे डिनाई कर दिया था कि तुम ये वर्ड प्राइड पे एक्सक्लूसिविटी होल्ड नहीं करते हो, इट्स अ कॉमन जेनेरिक वर्ड, एनीवन कैन यूज इट, right, and there is no deceptive similarity, so he lost the case and that was taken as a precedent. अब पैकेजिंग एंड ट्रेड ड्रेस पे जब कोर्ट आया तो कोर्ट ने कहा कि देखो दोनों ही विस्कीज है, राइट, और ओवरऑल ट्रेड ड्रेस या बॉटल की जो शेप है और जो पैकेजिंग और लेबल और कलर स्कीम है वो बिल्कुल अलग अलग है।
कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंज्यूमर दोनों बॉटल्स को देख के इस कंफ्यूजन में नहीं आ सकता कि ब्लेंडर्स प्राइड का ही कोई सगा या दूर का रिश्तेदार है जो लंदन प्राइड के नाम से बिक रहा है. इट इज नॉट the case. It is not happening here. We don't see it. Confusion is quite unlikely unless imitation deliberately किया गया हो ताकि brand value, image, reputation, goodwill का फायदा उठाया जा सके, तब तक डिसेप्टिव सिमिलैरिटी का केस नहीं बनता और वहां यहाँ पे इस तरह का कोई केस नहीं बनता. ठीक है, तो कोर्ट ने इंटरिम जंक्शन अलाउ नहीं किया. अच्छा, एक क्राइटेरिया भी क्लियर किया गया है इस कोर्ट में कि ट्रेडमार्क लॉ में इंटरिम इंजंक्शन को अगर ग्रांट किया जाता है तो किस क्राइटेरिया पे किया जाता है. सो देयर आर 6 pointers which are taken into consideration. The first is there has to be a prima facie case, एक serious tribal issue, कोई frivolous एंटिसिपेशन नहीं, तुम्हें लगता है ऐसा हो जाएगा, तुम्हें लगता है वैसा हो जाएगा, नहीं. डिसेप्टिव सिमिलैरिटी रियल है. व्हाट यू आर क्लेमिंग, व्हाट यू आर कंप्लेनिंग इज अ रियलिटी, नॉट जस्ट a whim of yours. So there has to be a prima facie case in order for you to challenge कि आपका ट्रेडमार्क वायलेट, इन्फ्रिंज हुआ है डिसेप्टिव सिमिलैरिटी के बेसिस पे या किसी और बेसिस पे. लाइकलीहुड ऑफ कंफ्यूजन, अगेन देयर शुड बी एन एक्चुअल पॉसिबिलिटी कि कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाए. इस कंफ्यूजन को आप सिर्फ अपने मन में एंटिसिपेट नहीं कर सकते, आपको ये प्रूव करना होगा विद एक्चुअल मटेरियल फैक्ट कि ये कंफ्यूजन रियल है और बिल्कुल हो सकता है. ठीक है. बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यहाँ पे देखा जाता है कि अगर प्लेंटिफ को रिलीफ डिनाई करती तो उसे कितना नुकसान होगा. अगर नुकसान बहुत बड़ा होता है तो रिलीफ डिनाई नहीं की जाती. यहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा था इसलिए रिलीफ डिनाई कर दी गई. चौथा, इररिपेरेबल हार्म, लॉस हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा अगर उसी ट्रेडमार्क को या उसी प्रोडक्ट को अलाउ कर दिया जाता है. गुडविल अफेक्ट हो जाएगी, ब्रांड डाइल्यूट हो जाएगा और इन सारी चीज़ों को मनी से कंपनसेट नहीं किया जा सकता. इसलिए द बेस्ट वे इज टू जस्ट stop that product from being marketed under that name, right? इसीलिए interim junction allow कर देना चाहिए. But again, like I said, these are the factors. The fifth one is public interest. जो consumers होते हैं वो over the years बहुत it's not just about alcohol, it's about everything mostly. ठीक है, people are very particular about, most people are quite particular about what they're using. चाहे वो नहाने का साबुन हो, चाहे कपड़े धोने का, चाहे बटर का ब्रांड हो, चाहे ब्रेड का, चाहे एक तरह की पेंसिल हो, चाहे एक तरह का तवा हो, कुकर हो, फ्रिज हो. लोग बहुत स्पेसिफिक हो गए हैं क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत आ गया है. बहुत सारे ब्रांड्स एक ही प्रोडक्ट के लिए हैं, एक से एक बड़ा ब्रांड है, एक से एक अच्छा ब्रांड है, बड़े से बड़े फीचर्स ऑफर करता है, कम प्राइस पे, ज़्यादा प्राइस पे. तो आदमी अपने बजट के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी लॉयल्टी के हिसाब से, ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ सर्विस के हिसाब से तय करता है कि वो क्या यूज़ करेगा, किस अरीना में, कौन सा साबुन यूज़ करेगा, कौन सा कपड़ा पहनेगा, कौन सा कंघा इस्तेमाल करेगा, किस ब्रांड के जूते पहनेगा, राइट. तो ये लॉयल्टी जो है वो सालों लगते हैं इसको बनने में. अब व्हेन बिफोर अ पर्सन डिसाइड्स कि नहीं मैं इसी ब्रांड के शूज़ पहनूंगा, ये बहुत अच्छे हैं, तो वो कंपनी ने मेहनत की है वो अच्छा जूता बनाने में, तब ये लॉयल्टी क्रिएट हो पाई है, तब ये जो रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ वो क्रिएट हो पाया. अभी इसी रिलेशनशिप को इसका कोई फायदा उठा ले. एक व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ABC ब्रांड के जूते पहनता है क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल हैं, वो खड़ा होता है, उसे दर्द नहीं होता, वो लॉयर है, वो फैकल्टी है ना, और उनके सोल रिलैक्स रहते हैं, वो मतलब अनकंफर्टेबल नहीं होते, बहुत देर तक खड़े रहकर पढ़ा सकते हैं या फिर कोर्ट में खड़े रह सकते हैं. सो दे गो फॉर दैट ABC ब्रांड. अभी ये ABC ब्रांड में ABCC1 कर दिया किसी ने कि ABCC1. कंज्यूमर को लगा कि अच्छा ये इन्होंने कुछ, इनकी नई सब्सिडियरी होगी या इन्हीं का कुछ बाय प्रोडक्ट होगा, जैसे हश पपीज एंड बाटा आर काइंड ऑफ रिलेटेड, राइट. सो समथिंग लाइक दैट. और वो उसने ABCC1 खरीद लिया. तो ये कंफ्यूजन है ना, कस्टमर को लगा कि वो अपने पुराने ब्रांड का खरीद रहा है बट वो एक्चुअली किसी और ब्रांड का खरीद रहा है. क्यों हुआ ऐसा? उस ब्रांड ने जो उसके साथ रिलेशनशिप बनाया था, इस नए ब्रांड ने उस रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट कर लिया. कंज्यूमर का भी भरोसा टूट गया. अब उसे लगेगा ये तो बहुत ही खराब जूता है, पहले अच्छा बनाया था, अब तो इन्होंने क्वालिटी गिरा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ब्रांड डाइल्यूट हो गया, गुडविल खराब हो गई. तो ये कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ तो धोखा है, ब्रांड के ऊपर भी बहुत बड़ा अटैक है. ठीक है. फिर इन पांचों, sixth factor or the sixth criteria is that there has to be a cumulative application of all these 5 factors जो मैंने अभी आपको बताया. इनका cumulative application जब तक नहीं होता, ये सारे factors simultaneously जब तक present नहीं होते, तब तक infringement of trademark में relief grant नहीं की जा सकती. ठीक है. So this was the case, quite interesting if you ask me.
है ना, आप इसे सीधा सीधा इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड आंसर्स में. दिस इज द क्राइटेरिया. आई टॉट यू द एंटायर थिंग. अगले केस पे आ जाते हैं. अगले केस का नाम है, ये भी बहुत छोटा सा केस है लेकिन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग केस है, अजमेरा श्याम वर्सेस कोवा लक्ष्मी. अब ये जो केस है ये तेलंगाना असेंबली इलेक्शन से शुरू हुआ, ठीक है, 2023 में. कोवा लक्ष्मी जो है वो आसिफाबाद से जीत जाती हैं. उन्होंने फॉर्म 26 एफिडेविट फाइल किया था जिसमें उन्होंने, मतलब दिस एफिडेविट इज रिलेटेड टू अ मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, assets, right, returns, everything that the election commission requires, and all of this is laid down under representation of people's act. ठीक है. अब इसमें डिस्क्लोजर जो है वो सही होना चाहिए. अगर वो गलत है या फिर वो फ्रॉडुलेंट है जिसकी वजह से वोटर स्वे हुआ है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन ईसीआई को प्रोवाइड की गई है तो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है. और अगर फॉल्स नॉमिनेशन पे इलेक्शन हो जाए तो इलेक्शन पे भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है. दिस इज व्हाट इट इज. अब इन्होंने फॉर्म 26 के एफिडेविट में ये सब डिस्क्लोज कर दिया. इनके आईटी रिटर्न्स में इन्होंने नील लिख रखा था फॉर द इनकम फॉर द ईयर 2018 till 22. सो शी वॉज नॉट प्रैक्टिकली अर्निंग एनीथिंग एज अकॉर्डिंग टू दैट एफिडेविट. और 22 और 23 में उन्होंने थोड़ी सी कुछ इनकम डाल रखी थी. अब ओपोनेंट अजमेरा शाम जो थी उन्होंने इस डिस्क्लोजर को चैलेंज किया. उन्होंने कहा कि पुरानी इनकम को कोवा जी ने पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं किया है. ये एफिडेविट पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो गलत है, इसलिए एफिडेविट भी गलत है, फॉल्स है. इम्प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लिया गया है नॉमिनेशन के लिए अंडर सेक्शन 100 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. क्योंकि नॉमिनेशन इरेगुलर है, इनवैलिड है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट था वो फॉल्स था. तो जिस फॉल्स डॉक्यूमेंट पे नॉमिनेशन किया गया वो भी इलीगल हो गया, और जिस इलीगल नॉमिनेशन पे इलेक्शन किया गया वो इलेक्शन भी इलीगल हो गया. इस इलेक्शन को कैंसिल किया जाए. दिस इलेक्शन शुड बी मेड वॉइड. अब तेलंगाना हाई कोर्ट ने उनकी इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया, पूरी तरह से चैलेंज को डिसमिस कर दिया, एंड शी फाइनली अपील्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. अब द कोर लीगल क्वेश्चन इन दिस केस इज कि क्या assets का complete disclosure of income, especially in the form 26, is it a corrupt practice really? Does it really make an election void? This is the question. और इस question को आंसर करने के लिए कोर्ट ने डिफेक्ट्स को, है ना, सब्सटैंटिवनेस के बेसिस पे बांटा है. मतलब कुछ डिफेक्ट्स हैं जो बहुत बड़े हैं, ब्लंडर्स हैं, सब्सटैंटिव हैं, और कुछ डिफेक्ट्स मियर टेक्निकलिटीज हैं. ठीक है. और इनके बेसिस पे डिसाइड होगा कि इलेक्शन जैसे मैसिव प्रोसेस को इंडिया में खत्म किया जा सकता, मतलब खत्म एज एन वॉइड किया जा सकता है कि नहीं, दैट पर्टिकुलर इलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एमपी और एमएलए. ठीक है. यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है तो एमएलए. अच्छा, अब सब्सटैंटिव वर्सेस ट्रिवियल डिफेक्ट. कोर्ट का कहना था, देखो, not every defect or a slip is fatal if you think about it. माइनर टेक्निकलिटीज या छोटी टेक्निकल मिस्टेक्स जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली इलेक्शन जैसे प्रोसेस को इनवैलिडेट नहीं कर सकती. जब तक कि कोई सब्सटैंशियल मटेरियल सप्रेशन नहीं है तब तक वो सेक्शन 123 आरपीए के करप्ट प्रैक्टिसेस में लैंड नहीं करेगा. जैसे कि क्रिमिनल बैकग्राउंड था, क्रिमिनल कन्विक्शन था, मर्डर के चार्जेस थे, बड़े बड़े चार्जेस थे. आपने बिल्कुल एक ऐसी साधु संतों वाली इमेज को रिप्रेजेंट किया. आप जेल में रहकर आ चुके हैं मर्डर के लिए, रेप के लिए, और आप दुनिया को या वोटर्स को दिखा रहे हैं कि आपसे ज्यादा संत महात्मा कोई नहीं है. तो ये डिसेप्शन है, ये करप्ट लीगल प्रैक्टिस है. यू हिड योर कन्विक्शन, यू शुड हैव बीन अपफ्रंट विद पीपल कि मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मुझे नेता बनाओगे तो बताओ. ठीक है. तो ये एक ट्रांसपेरेंसी जरूरी है. तो भाई कि भाई वोटर्स को करप्ट प्रैक्टिस सिर्फ इस बेसिस पे डिटरमाइन नहीं होती कि इससे किसका नुकसान होगा या फिर इससे कितना बड़ा नुकसान हो गया. करप्ट प्रैक्टिस इस बेसिस पे डिटरमाइन होती है कि वोटर्स के साथ धोखा हुआ कि नहीं, क्योंकि एट द एंड यही इलेक्शन का कोर है, राइट. आप किसी डिस्क्लोजर के रूल को या डिस्क्लोजर के इन जनरल रूल्स को ओवर स्ट्रेच नहीं कर सकते फॉर योर बेनिफिट, जो कि यहाँ देखने को भी मिला. कोर्ट हाइपर टेक्निकल नहीं होते, स्पेशली व्हेन दे आर डिटरमाइनिंग समथिंग आफ्टर द प्रोसेस इज ओवर. इलेक्शन हो चुका है, अब इस सिचुएशन में कोर्ट हाइपर टेक्निकल होके इलेक्शंस को रद्द कर देंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है लोगों के लिए भी, है ना. तो
जब तक इलेक्शन पूरी तरह से एक ऐसे डिफेक्ट को या एक ऐसे कॉन्सिक्वेंस को पॉइंट आउट नहीं कर रहा जो कि डेमोक्रेसी के लिए, वोटर्स के लिए, लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए फेटल हो सकता है, तब तक इलेक्शंस को इनवैलिडेट करना, उनको क्वेश्चन करना सही नहीं है. इफ even if for argument's sake we assume कि हाँ there is a defect and that defect has an inconsequential effect, then what is the point of bringing it on the surface and then invalidating an entire election over it, right? इस केस में जो नील इनकम का जो नॉन डिस्क्लोजर, मतलब नील इनकम का जो डिस्क्लोजर है वो गलत है बिल्कुल, लेकिन वो सब्सटैंशियल नहीं है. वोटर्स मिसलीड नहीं हुए हैं, है ना. भले ही उसने फॉर्म एफिडेविट में कुछ गलत लिख दिया, लेकिन वोटर्स ने फेयर एंड स्क्वायर उसी लेडी को चुना. नेवर इन हर रैली, नेवर एवर शी हैड शी अनाउंस्ड कि भाई मैंने 2018 से 22 में कुछ नहीं कमाया, आज मैं आपकी नेता बनने जा रही हूँ. उसके इलेक्शन के ब्रोशर में उनके जो मेमो होता है उसमें, उनकी रैलीज में, उनके कैंपेन्स में ये कभी कोई मुद्दा नहीं था. तो दिस वाज नेवर एन इंफॉर्मेशन दैट वोटर्स हैड एन आइडिया अबाउट, एंड दिस वाज नेवर, इट वाज नॉट डेफिनेटली समथिंग दैट that made people decide to choose her as their leader. ये एक फैक्टर नहीं था लोगों के दिमाग में जिसको ध्यान में रख के उसे नेता के रूप में चुना गया है. ठीक है, टेस्ट जो है उन्हें ले डाउन किया गया कि नॉन डिस्क्लोजर मटीरियली क्या क्या अफेक्ट करता है. क्या वो वोटर्स राइट टू नो को अफेक्ट करता है? क्या वो इलेक्शन की इंटेग्रिटी को अफेक्ट करता है? अगर जवाब हाँ है तो फिर इलेक्शन इनवैलिडेट हो जाना चाहिए. अगर ना है तो फिर जैसा चल रहा है वैसे चलने दो. ठीक है, इट इज नॉट ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस, लेट इट बी. तो सुप्रीम कोर्ट ने वैसे प्रीसिडेंशियल, मतलब पुराने केस में लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2018 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि सप्रेशन ऑफ एसेट्स, सप्रेशन ऑफ इनकम, सप्रेशन ऑफ प्रोस्पेरिटी एक मटेरियल सप्रेशन है और इससे इलेक्शन को इनवैलिडेट कर दिया जाएगा, ये करप्ट प्रैक्टिस में आएगा. लेकिन यहाँ पे ओमिशन जो है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफेक्ट या किसी सिग्निफिकेंट एरर को हाईलाइट नहीं कर रहा, वोटर्स को स्वे नहीं कर रहा, उनके साथ फ्रॉड भी नहीं कर रहा, और इसीलिए इस इलेक्शन को अलाउ कर दिया गया. ठीक है, सो दिस वाज द केस. अभी बहुत बड़े बड़े केसेस हो सकते हैं, देखा जाए तो छोटा सा ही है, बट देर एक्चुअली क्वाइट बिग, राइट. आज के लिए इतना ही. दिस आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड. आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इज नॉट रियली अ पार्ट ऑफ ए सिलेबस, लेकिन केस अच्छा है. अगर आपको लगे कि आप इसे साइट कर सकते हैं कहीं तो आप ज़रूर करें, और हमसे भी शेयर करें कि आप इसे कैसे साइट करने का सोच रहे हैं. बाकी आज के लिए इतना ही. अगले सेशन में मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग प्रेमाइज और केसेस के साथ. तब तक आप सब अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.